नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारतीय सेना अब अपनी जिप्सी कारों को बदलने जा रही है। सेना ने कहा कि पुरानी मारुति सुजुकी जिप्सी, जिसने रेगिस्तान और पहाड़ों में सेना के साथ सेना की सेवा की है, अब उसे बदलने की तैयारी है। और ये कहा जा रहा है कि अगले महीने सॉफ्ट टॉप वाले नए 4x4 वाहनों की मांग के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा, जो कि चरणबद्ध तरीके से सेवा में 35,000 से अधिक जिप्सी कारों को बदलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने पिछले हफ्ते हल्के वाहन GS 4x4 के अधिग्रहण के सेना के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। कहा जा रहा है कि सेना को 4,964 ऐसे वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी मिल गई है और इन्हें बाद में अधिक संख्या में खरीदा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि डीएसी ने वाहनों के न्यूनतम कर वेट को 500 किलोग्राम से बढ़ाकर 800 किलोग्राम करने की मंजूरी भी दे दी है और ये वाहन जिप्सी की जगह लेंगे और इन्हें खरीदने से पहले इनका परीक्षण भी किया जाएगा और कौन सा वाहन उपयुक्त है उसके बाद उसे चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि एक सॉफ्ट टॉप 4x4 जिसका इस्तेमाल मैदानी, रेगिस्तानी और पहाड़ों जैसे उबड़ खाबड़े इलाके में किया जा सकता है और एक सॉफ्ट टॉप वाहन सैनिकों की ऑपरेशनल क्षमता को काफी तेज कर देगा। कहा जा रहा है कि इस तरीके के वाहनों में राइफल्स, रिकॉइललेस गन को भी माउंट किया जा सकता है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये एक ओपन टेंडर होगा और कंपनियां अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के आधार पर एक नया वाहन पेश कर सकती हैं और इस टेंडर को यानी कि अनुबंध को सबसे कम और दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाले के बीच विभाजित भी किया जा सकता है। दोस्तों, जिप्सी का वजन लगभग 985 किलोग्राम है और इसे आसान रखरखाव के साथ सबसे भरोसेमंद वाहन माना जाता है। हालांकि मारुति सुजुकी ने अपनी जिप्सी का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन 2018 में भारतीय सेना ने उन्हें विशेष तौर पर अनुमति दी थी इन जिप्सियों के निर्माण के लिए। लेकिन अब समय आ चुका है कि इन्हें बदला जाए और इन्हें आधुनिक वाहनों और मजबूत वाहनों में बदला जाएगा। इसके अलावा सेना ने कहा कि सफारी और लाइट स्ट्राइक वाहन तो जारी रहेंगे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के लिए फिनलैंड से आयातित नई स्नाइपर राइफलों को शामिल किया है। कहा जा रहा है कि सेना अब इसका इस्तेमाल करने लगी है। ये साको .338 TRG-42 स्नाइपर राइफल है। साको .338 TRG-42 स्नाइपर राइफल पहले से मौजूद हथियारों के मुकाबले बेहतर रेंज वाली है और इसकी मारक क्षमता भी बेहतर है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नियंत्रण रेखा पर स्नाइपरों को नई राइफलों से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि ये कदम नियंत्रण रेखा पर स्नाइपरों को और अधिक घातक बनाने के लिए उठाया गया है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आगे के इलाकों में गश्त कर रहे सैनिकों के लिए स्नाइपिंग एक बड़ी चुनौती रही है। 2018 और 2019 के बीच LOC और IB पर स्नाइपिंग की घटनाओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई, जिससे सशस्त्र बलों को बेहतर स्नाइपर राइफलों को शामिल करने और इस तरीके के हमलों के खिलाफ अपने स्नाइपरों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाना पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साको राइफल्स ने बेरेटा की .338 लापुआ मैग्नम, स्कॉर्पियो TRG और बैरेट की .50 कैलिबर M95 की जगह ली है, जिन्हें 2019 और 2020 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। साको TRG-42 स्नाइपर राइफल एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है, जिसे कि फिनिश बंदूक निर्माता साको के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। राइफल को शक्तिशाली .338 लाबुआ मैग्नम आकार के कारतूस को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बिना गोला बारूद के 6.55 किलोग्राम वजनी स्नाइपर राइफल, इसकी जो प्रभावी रेंज है वो 1500 मीटर है। ये दुनिया भर में सबसे सटीक और भरोसेमंद हथियारों में से एक मानी जाती है। रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए 473 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस तरीके के प्लेटफॉर्मों को GSL के द्वारा बाय इंडियन IIDM श्रेणी के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। ये 8 उच्च गति वाले जहाज उथले पानी में काम करने और विशाल तट रेखा के साथ सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने की क्षमता के साथ भारत के तट पर आधारित होंगे। कहा जा रहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूरा करेगा। ये स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को भी बढ़ावा देगा और इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। भारत सरकार रक्षा के क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत कर रही है। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें कमजोर करने का कोई सवाल नहीं है। सरकार उन्हें इक्विटी समर्थन के साथ मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम भी उठा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार DPSU को उच्च स्तरीय ऑर्डर भी दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भी DPSU को लगभग 80% ऑर्डर दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन का विदेश मंत्री वांग यी बड़े अनुमानों के साथ भारत और नेपाल आया था। भारत ने तो उसको आईना दिखा दिया, साथ ही साथ नेपाल ने तो उसको चमका कर भेज दिया, यानी कि वांग यी को खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों, अब ये बताया जा रहा है कि नेपाल ने भी अब चीन के BRI प्रोजेक्ट से किनारा करने का संकेत दे दिया है। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के MCC प्रोजेक्ट को नेपाली संसद में पेश किए जाने पर अपनी खींच भी दिखाई और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव पर नाराजगी जताई। बता दें कि चीन के भारी विरोध के बाद भी नेपाल की देववा सरकार ने अमेरिका के प्रोजेक्ट को नेपाली संसद में पेश किया था और जोर देकर इसे लागू करवाया गया और इसी वजह से चीन बिलबिलाया हुआ है। नेपाली सरकार ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा
शिवा और वांग यी के बीच मुलाकात के बाद कोई विस्तृत बयान भी नहीं दिया। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम नेपाल की स्वतंत्र घरेलू और विदेश नीति का सम्मान करते हैं। हालांकि चीन ने धमकाने के अंदाज में ये भी कहा कि नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का चीन विरोध करेगा। यही वजह है कि दोस्तों अब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आने वाले हैं और यही नहीं, अमेरिका का भी एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल आने वाला है। माना जा रहा है कि भारत, अमेरिका और नेपाल के बीच बढ़ते सहयोग से चीन टेंशन में आ गया है। उसे अपने प्रभाव के खत्म होने का डर सता रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में आए बगैर देश का हित देखेगा और जिन देशों से उसे फायदा होगा उस देश के साथ वो कारोबार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने रूस से दोगुना कोयला खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर और ज्यादा भड़क सकते हैं। भारत के इस्पात मंत्री ने कहा था कि भारत रूस से कोयला खरीदेगा। भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत रूस से कोकिंग कोल आयात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां इस वक्त दुनिया रूस से पल्ला झाड़ रही है तो भारत अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट मिलने के बाद रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला भी कर लिया है और रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी को भारत की तरफ से ऑर्डर भी मिल चुका है। अब भारत सरकार ने रूस से दोगुना कोयला खरीदने का फैसला तक कर लिया है। दोस्तों, बता दें कि विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश इंडोनेशिया है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। रूस का नंबर तीसरे स्थान पर आता है और उसके बाद अमेरिका और फिर दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है। दोस्तों, भारत हर साल 247 मिलियन टन कोयले का आयात करता है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपने देश के लिए काम करेंगे और अपने देश के लोगों के लिए काम करेंगे और ऐसे में हमें प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है। दोस्तों, यूक्रेन संकट की वजह से रूस से दोस्ती की कस्में खाने वाला चीन अब पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के डर से कई चीनी कंपनियों ने रूस में निवेश करने से इनकार कर दिया। अब चीन की एक सरकारी ड्रोन निर्माता कंपनी DJI ने दावा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन में उसके द्वारा बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रही। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रूसी सेना चीनी कंपनी DJI के ड्रोनों का इस्तेमाल यूक्रेन हमले में कर रही है। इसके बाद यूरोप के कई देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। जर्मनी में तो इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों की दिग्गज कंपनी मीडिया मार्केट ने ड्रोन वाले खुलासे के बाद चीनी प्रोडक्ट्स को बाजार से हटाने तक का भी ऐलान कर दिया था, जिसके बाद बैकफुट पर आए चीन ने सफाई देते हुए कहा कि DJI सिविलियन ड्रोन इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। ऐसे में जर्मन कंपनी मीडिया मार्केट के आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। हम किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करते जो लोगों के जीवन, अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाता हो। दोस्तों, चीन को डर है कि ऐसे दावे से उसके व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है। लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार तेज कर देंगे। ऐसे में कोरोना से जूझ रही चीनी अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है। आज के टॉप 3 कमेंट्स हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।